अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 10 से लेकर आए लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स। छोटा सा हमारा टॉपिक है। इससे पहले लेक्चर में हम जर्नल जो करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रो में आपको इसका चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में दे चुकी थी कि आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड का दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में पाया जाना इस कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और वो जो दो कंपाउंड्स होंगे वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो आप आइसोमेरिज्म को डिफाइन कैसे कर सकते हो? द फिनोमिना ऑफ अकरिंग और द फिनोमिना ऑफ फाइंडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एनी कंपाउंड्स इनटू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे सो नंबर ऑफ आइसोमर्स विल इंक्रीज। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? तो आइसोमर्स वही ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? आर द कंपाउंड्स दैट हैव टू डिफरेंट फॉर्म्स या मोर देन वन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अब उसकी क्या होती है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि वो स्ट्रक्चर में पाया जाता है, उसके दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, उसको क्या कहेंगे? आप आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म बेसिकली हमने डिफाइन कर लिया कि क्या होता है। फिनोमिना ऑफ फाइंडिंग, फिनोमिना ऑफ फाइंडिंग, या आप इसको क्या कह सकते हो? ऑफ अकरिंग और कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। अब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इज द होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में जो है वो कौन कौन से एटम्स और कितने नंबर्स में पाए जाते हैं, आप उसको क्या कहते हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपके पास ब्यूटेन की। ठीक है, आपके पास किसकी मैं एग्जांपल ले रही हूँ? ब्यूटेन की। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, इसके पास 4 कार्बन एटम्स है और 10 हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये इसका कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर, जिसमें आपने नंबर बता दिया कि कौन सा एटम कितने नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है और वो दो कंपाउंड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। आप उनको क्या कहते हो? आइसोमर्स। तो आप आइसोमर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो? जो मैंने आपको बता दिया था। अब लेट सपोज इसके क्या क्या चांसेस है कि इसके अरेंजमेंट इसमें, अब वो स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट होता है, क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें ये जो अरेंजमेंट है एटम्स की, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्डिंग, उसके बाद उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, ये जो अरेंजमेंट है ये क्या होती है? डिफरेंट होती है। इस वजह से उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो आप इसको ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, अब लेट सपोज मैं पॉसिबल अरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल के लिए बनाती हूँ कि कितने स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल है कि ये पाया जाता है। ठीक है, अब ये 4 कार्बन एटम्स है, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या है कि उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग है। ठीक है, अब मैं इस तरीके से इसको अरेंज कर रही हूँ, कार्बन टू कार्बन कितनी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। और आपके पास 4 कार्बन एटम्स है जिसको आपने अरेंज कर लिया कार्बन की। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 10 है। वैलेंसी पूरी करे, हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। ठीक है, तो ये आपके पास CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट हुई। अब अगर आप इस फॉर्म में देखें तो इस फॉर्म में, इस मॉलिक्यूल में कैसी अरेंजमेंट है कि कार्बन टू कार्बन स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट है। मींस कार्बन एटम वन आफ्टर एन अदर, एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट को आप कहते हो N। आप इसको नाम क्या दोगे? N। आप इसको नाम क्या दोगे? N ब्यूटेन। इसका नाम होगा N
स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसके पास, दूसरी पॉसिबिलिटी इसके पास है कि ये जो लास्ट वाला CH3 ग्रुप है ये बीच वाले किसी कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसकी अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है CH3 CH CH3 CH3। अब यहाँ पे देखें तो ये जो लास्ट वाला आपके पास कार्बन है इसने ब्रांच बना दी है, इसने क्या बना दी है, ब्रांच। अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहा, वो एक इसने इस दूसरे कार्बन के साथ ब्रांच बना दिया, बट स्टिल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसी को जस्टिफाई कर रहा है। 4 कार्बन है और 6 इसके पास 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब इसका नाम आपके पास क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम होगा, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन स्टैंड्स फॉर, आइसो मींस ब्रांच, उसमें अरेंजमेंट क्या है, ब्रांच, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे आप, ब्रांच चेन आइसोमर। आपके पास क्या होगा, ब्रांच, ये इसका ब्रांच चेन आइसोमर है, यानी इसमें कार्बन ने ब्रांचिंग बनाई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसकी क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसकी इस तरीके से है कि ये जो दोनों कार्बन एटम्स है ये दोनों ही इस एक के ऊपर जुड़ जाए, ठीक है। मींस ब्रांचिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट ये भी हो सकती है CH3, ठीक है, CH3 CH3, ठीक है। अब आप इसको क्या कहते हो, इसको आप कहते हो, ये कौन सा आइसोमर है ब्यूटेन का, ये ब्यूटेन का आइसोमर है टर्शरी ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन, टर्शरी ब्यूटेन। इसका नाम आपके पास क्या होगा, टर्शरी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको सिर्फ स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ब्यूटेन, ठीक है। अब टर्शरी का क्या मतलब है, टर्शरी का मतलब है कि एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है या 3 कार्बन के साथ बाउंडेड है, तो इसका ये आइसोमर क्या होगा, टर्शरी ब्यूटेन। तो अब इस तरीके से अगर आप देखें तीनों को, अगर आप तीनों को देखें, स्टिल इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है कि आपके पास 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms है, but they have different arrangement of atoms, therefore they have different structure, so they are called isomers of each other and this process is called isomerism, ठीक है। अब इस तरीके से ये आप अगर पेंटेन होगा, लेट सपोज हेक्सेन होगा, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया होगा तो उसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट उसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, सो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, और ये क्या होंगे, ये फिनोमिना कहलाएगा आइसोमेरिज्म। ये इतना सा इंट्रोडक्शन था इसका, और आपने ये भी याद रखना है कि एन आइसो और टर्शरी ये किस चीज के लिए बोले जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिक्यूलर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर फार्मूला तो यही आपके पास जो शो करता है किसी भी कंपाउंड में अरेंजमेंट को। मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबरिंग को शो करेगा कि कौन सा एटम किस नंबर में है, और स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास क्या करेगा, शो करेगा कि वो एटम किस तरीके से एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो डिस्कस किया गया है वो 2 तरह का है, ठीक है। एक तो सिंपल स्ट्रक्चर फार्मूला जो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी इधर भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला, अब स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास जो है कितने टाइप्स का होगा और कौन कौन सा स्ट्रक्चर फार्मूला आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो अब बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनी फार्मूला दैट डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। अब इसके लिए आप लेट सपोज उसी एग्जांपल को हम लेकर चलते हैं जिसको हमने लिया ताकि आपको इजीली समझ आ सके। C4H10, ठीक है। इसको अगर आपने अरेंज करना है, ठीक है, तमाम एटम्स, कितने आपके पास एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स है और आपके पास कितने 10 हाइड्रोजन एटम्स है, उनको बिल्कुल आप खोल के अरेंज करें कि वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से बाउंडेड है, किस एटम ने किसके साथ कितना बॉन्ड और कैसे बनाया हुआ है, ये सारा दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। इसको आप इसका क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ठीक है। आप इसको सिंपल स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कह सकते हो, ठीक है। जबकि एक आपके पास दूसरी टाइप होती है जिसको आप कहते हो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप क्या करते हो, ये जो एक कार्बन एटम है
इसके साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं उन सब को एज अ ग्रुप आप क्या करते हो, शो करवाते हो, ठीक है। दैट एक्ट एज अ होल ग्रुप, एक कार्बन, अब लंबी चेन है, लेट सपोज ये तो 4 कार्बन चेन है, ठीक है, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें, अगर मैं 7 मेंबर ले लेती हूँ, मैं 8 मेंबर ले लेती हूँ, तो वो लंबी चेन है, उस लंबी चेन को आपने जो है उसमें ये सारे एटम्स इस तरीके से आपने खोल के जोड़े, अब इनको आपने जो है वो कंडेंस करना है, यानी इतने छोटे फॉर्म में लिखना है ताकि वो छोटी सी जगह घेरे, उस तरीके से फार्मूले को क्या कहेंगे आप, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसमें आप करते क्या है, इसमें आप क्या करते हो, कार्बन एटम को क्या करते हो, एज अ ग्रुप डिस्कस करते हो। एक जो भी कार्बन एटम है, लेट सपोज यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम के साथ मजीद कितने एटम्स जुड़े हुए हैं उन सबको आप एज अ ग्रुप लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट कार्बन एटम जो है वो आपके पास ये है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसको एज अ ग्रुप 2 ले ले, फिर ये आपके पास ग्रुप 3 होगा और ये आपके पास क्या होगा, ग्रुप 4। तो फिर आप इस फार्मूले को लिखने का क्या तरीका होगा, इस फार्मूले को लिखने का तरीका होगा CH3 CH2 CH2 CH3, बस सिंपल बॉन्डिंग खुद ही पता चल जाएगा, इसमें सिंगल बॉन्डेड है और इस वाले के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस वाले के साथ 2 हाइड्रोजन है, थर्ड कार्बन वाले के साथ भी 2 हाइड्रोजन है एंड लास्ट आपके पास जो कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आइसोमर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो स्ट्रक्चर फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों ही जो है वो आपके पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताते हैं, ठीक है। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्यूरी हो आपने मुझसे जरूर पूछना है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।